बाकी सब जो भी इंटरेक्ट करना चाहे वो बोल सकता है, अपना माइक खोल के बोल लेंगे। अगर आपको माइक खोलने में मसला है तो आप चैट में लिख के भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहेगा कि उसने फ्यूचर का क्या सोचा है, या बस इंजीनियरिंग करके शादी करनी है सबने? हेलो। मैम मैंने सोचा कि बीई करने के बाद मैं एमई करने कहीं फॉरेन चला जाऊंगा और वहां पे ही जॉब करूंगा। देखिए ये सब तो जो है वो सारी एजुकेशन की बात आ गई ना। जॉब से रिलेटेड किसी ने कुछ सोचा है? लाइक कोई कुछ करना चाहता हो कंट्री के लिए, आप इंजीनियर बने, मतलब आप एमई करेंगे वो भी आपका ही फायदा है। आप मुल्क को क्या फायदा दे रहे हैं? नहीं। हेलो। सब इतने खामोश हो गए, कुछ भी बोले। हेलो अक्सर। जी जी। असल में कंफर्म नहीं है ना कि क्या कर सकते हैं। ये हमारा मेन प्रॉब्लम है कि हम लोगों से जब स्कूल में पूछा जाता है कि आपको क्या बनना है, तो या तो हम डॉक्टर कहते हैं या इंजीनियर। ठीक है। अब डॉक्टर या इंजीनियर तो एक प्रोफेशनल डिग्री है। बाकी हम में से किसी को नहीं पता होता कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है, और हमें किस तरह की जॉब करनी है, या हमारा एटीट्यूड जो है वो किस जॉब को सूट करता है। आई होप सबको आवाज आ रही है। हाँ जी अक्सर। आवाज आ रही है, सॉरी। थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी तो मैं बीच में ये कह रही थी कि कंफर्म नहीं है कि क्या कर सकते हैं, बट ये है कि गोल यही है कि कुछ अच्छा ही करें कंट्री के लिए, स्पेशली अपनी कम्युनिटी के लिए। अ, यही चीज़ है। लेकिन हाँ, लड़कियों के लिए इतना आसान नहीं होता, स्पेशली एग्जैक्टली। फ्रॉम इफ यू आर अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, जिसमें आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं फैमिली की, हम्म। इन सही। टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। हाँ, तो थोड़ा सही। मुश्किल हो जाता है। लेकिन या आई एम वेरी मच गोल ओरिएंटेड एंड कुछ तो कर ही लूँगी। बस यही है अभी तो माइंडसेट। ठीक है। ये बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है, किसकी आ रही है? ठीक है, स्टार्ट में मैंने ये दिया है कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अब ये है कि हमें फ्यूचर का मतलब अगर आपको प्रिडिक्ट करना है तो इससे का बेस्ट वे क्या है कि आप उसे क्रिएट करें। अब आप क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं? आप इंजीनियरिंग की डिग्री हो, डॉक्टरी की डिग्री हो, आपकी वो प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन जॉब में आपको नहीं मालूम कि आपको 4 साल के बाद जो है किस जॉब के लिए अप्लाई करना है। आई होप इतने सारे कैंडिडेट है, उनमें किसी ने नहीं सोचा होगा, या फिर कोई हार्डली एक या दो होंगे स्टूडेंट्स जिन्होंने सोचा होगा कि मुझे इस है वो डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड कौन, पायल? नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है। एक कौन में हमारे पास जॉब्स आती है, वो दो आती है। एक तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब और एक प्राइवेट जॉब। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब भी आपके पास है। प्राइवेट तो ये है कि लाइक वो आर्किटेक्ट हो, लेक्चर हो, कंप्यूटर साइंस हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप अपनी फील्ड में जो है वो जॉब का तरीका यही है कि आप मेन जो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, साथ ही आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर लें, ताकि आपको 4 साल के बाद जब आप इंजीनियर बनते हैं तो आपके पास कोई एक सर्टिफिकेशन लाजमी होना चाहिए, ताकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिखा सकें कि आपकी एक्सपर्टीज जो है वो ये है। आपको पास क्लियर है? हेलो। जी अक्सर। ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब मैं समझती हूँ कि एक बंदे के लिए बहुत ज्यादा अहम है कि उसे गवर्नमेंट जॉब की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। हमारे पास गवर्नमेंट जो है वो दो तरीके की जॉब्स होती हैं, एक है कमीशन और दूसरा है नॉन कमीशन। अब कमीशन जॉब्स वही होती हैं जो कि आपकी फेडरल के तौर पे अनाउंस होती है, जो कि एफपीएससी आपकी अनाउंस कर रही है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है। स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पायल। पायल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आप करें।
अक्सा आई गेस स्लाइड्स को हैंडल कर रही हैं, तो अक्सा हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा, ये गवर्नमेंट जॉब में मैंने एक बनाया है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? बन गया। हाँ हेलो, ठीक है। अच्छा, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब में एक कमीशन आता है एफपीएससी में, सीएसएस, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नाम सुना होगा कि सीएसएस ये है, सीएसएस वो है। मुझे लगता है कि इंजीनियर्स के लिए सीएसएस बिल्कुल भी एक हलवा चीज है, और इंजीनियर्स जो है वो इजीली सीएसएस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका सीएसएस का मूड है तो आप एफपीएससी में जो है वो सीएसएस हर साल फेब में जो है आपके एग्जाम होते हैं, और इसकी अनाउंसमेंट नवंबर में होती है, जो कि एक एडवर्टाइजमेंट आती है, देन आपके पास एक फॉर्म आता है जो आपको दिसंबर के स्टार्ट तक जो है वो चालान पे करके फॉर्म फिल करना होता है, और आपको फेब में जो है एग्जाम देने होते हैं। अच्छा, सीएसएस में जो है, अब जिन लोगों को एएसपी बनने का शौक है, कमिश्नर बनने का शौक है, या किसी भी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर, चाहे वो फॉरेन डिपार्टमेंट है हमारे पास, या आपकी हमारे पास मिलिट्री है, अगर आपको इसमें डायरेक्ट एडी होना है तो आपके पास एफपीएससी में कुछ है 8 to 9 डिपार्टमेंट, जो कि आप सीएसएस के थ्रू जो है उसमें सिलेक्शन आपकी हो जाती है। ये तो है फेडरल, जिसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान आपके पास होता है। एक आपकी अपनी गवर्नमेंट है, सिंध एसपीएससी, जिसमें आपके पास कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है, जो कि सीसीई के नाम से होता है। ये भी आपके पास हर साल जो है वो अनाउंस होती है। इसमें आपके पास पहले स्क्रीनिंग होती है, और फिर स्क्रीनिंग के बाद ये लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जबकि सीएसएस में आपके पास डायरेक्ट एग्जाम होते हैं। अच्छा, सीसीई में ये होता है कि अगर आपने कमीशन क्लियर किया है तो आप अपने ही सिंध में कहीं भी किसी भी शहर में आपकी जो है वो पोस्टिंग हो जाती है, फेडरल लेवल पे नहीं होती। तो इन दोनों में जो बेस्ट है वो आपके पास जो है वो सीएसएस ही है। अच्छा, एज जो है, दोनों की एज जो है वो मैक्सिमम एज है 30। ठीक है, और से अबव वो लोग जा सकते हैं जिनकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, तो उनकी एज जो है वो 32 है, बाकी जो एज 30। इसके अलावा एक और जॉब है नॉन कमीशन जॉब, ठीक है, जिसमें आपके पास एफपीएससी जर्नल आ जाता है। जर्नल में ये एडवर्टाइजमेंट हर मंथ के स्टार्ट में, कोई भी मंथ के फर्स्ट संडे आएगा, संडे पे इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है। और एडवर्टाइजमेंट में आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, एफआर, एफआईए, डिफेंस, नेवी, और भी बहुत डिपार्टमेंट जो अपनी जॉब अनाउंस करते हैं। और एसपीएससी जर्नल है, ये भी आपके पास बहुत सारी जॉब जो है वो अनाउंस होती है, और ये मंथली लेवल पे तो नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे जिस डिपार्टमेंट में जरूरत होती है फिर ये लोग देते हैं। लेकिन एफपीएससी आपके पास हर मंथ के संडे को आपके पास जॉब्स आती हैं। अक्सर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है। मेन उसके बाद ये तो फेडरल और हमारे पास जो है प्रोविजनल का था। अब है फोर्सेस। हम हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? अक्सर मुझे एक क्वेश्चन है कि आपने बताया कि मैक्सिमम एज है वो 30 है, तो मिनिमम एज कितनी है सीएसएस में? 21 और 22? 21। आपकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 14 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, के लिए आपके पास 16 या 18 का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर आपके पास 14 इयर्स एजुकेशन है, बीकॉम आपने सिंपल किया हुआ है, आपकी 21 जो है वो एज से अबव है, तो फिर आप सीएसएस के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक हो गया। अब ये है कि अच्छा, हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमें मालूम नहीं था कि हम फोर्सेस में भी जा सकते हैं डायरेक्ट कैप्टन या लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर। लेकिन जब पता चला, तब हमारी एज निकल गई थी सबकी। अच्छा, इसमें जो है आर्मी में आपके पास 20 एज है, 28 ईयर जो एज है आपके पास आर्मी की जो है वो आपकी मैक्सिमम एज है। उससे एक दिन भी अगर आप ऊपर हो जाए तो आर्मी जो है वो आपको सेलेक्ट नहीं कर। आर्मी में जो फीमेल्स के लिए आती है वो लेडी कैडेट कोर्स आता है एलसीसी के नाम से। ठीक है, और जो मेल का कमीशन आता है वो डायरेक्ट कमीशन के नाम से आता है, डायरेक्ट शॉर्ट कमीशन के नाम से आता है, जो कि अभी भी रिसेंटली एलसीसी जो है वो अनाउंस है फीमेल्स के लिए। तो जो भी फीमेल है फाइनल ईयर में है, या फिर उन्होंने कर लिया अगर फाइनल ईयर, तो वो
मेरी ये सजेशन है कि वो इसमें जो है वो अप्लाई जरूर करे ताकि वो इसका टेस्ट दे सके, कि दिसंबर शायद 20 दिसंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट है। इसी तरह से मोस्टली जो है वो फीमेल्स की सिर्फ आर्मी में आती है, बाकी एयरफोर्स और नेवी में मेल कैडेट की जो है वो आती है जॉब, जो कि अच्छी पोस्ट होती है, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट या सब लेफ्टिनेंट की जो है वो आपके पास, या फ्लाइंग ऑफिसर की डायरेक्ट पोस्ट आती है जो कि 17 स्केल होती है। अच्छा, ये एक मेन था हमारा फोर्सेस का। अब ये है कि 3 मैंने वेबसाइट दी है, आप काइंडली इनको चेक किया करें। आप जैसे ही जो है वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपके हाथ में कोई डिग्री हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप किसी भी कमीशन में जो है इनमें से जो है एलिजिबल हैं। और आप अभी भी जो फीमेल्स मेरे ख्याल से फाइनल जिन्होंने किया है, 4th ईयर कर लिया है कंप्लीट, तो वो जो है वो एलसीसी के लिए एलिजिबल हैं, और वो देखें कि वो अगर एलसीसी में अप्लाई करना चाहती हैं तो वो जरूर करें। और ये डायरेक्ट कैप्टन पोस्ट है और बहुत अच्छी आपके पास जो है वो पोस्ट हो जाती है। अब ये कि इसका टेस्ट किस तरह से होता है। पहले जो है वो ये लोग इनिशियल टेस्ट लेते हैं जिसपे इंटेलिजेंस होती है, वर्बल नॉन वर्बल। मैंने जो है वो प्रिपरेशन करवाई है, मैंने खुद क्लियर किया है, मैंने कजिन को प्रिपरेशन करवाई है, उसकी भी मतलब डायरेक्ट कमीशन में जो है वो उसकी हो गई थी पोस्ट, और वो चला गया था सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए। इसी तरह से उसमें जब आप इनिशियल क्लियर करते हैं तब आपके पास रनिंग और मेडिकल होता है, एंड उसके बाद आपके पास आईएसएस भी आ जाती है। ये तो इस तरह मतलब एक बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप में से कोई भी जो क्वेश्चन पूछना चाहे जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें, या फिर वैसे अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? मैम हेलो जी। मैम मुझे ये पूछना था कि ये जो शॉर्ट कमीशन करते हैं बैचलर के बाद, तो वो मतलब टेस्ट देने के बाद वो डायरेक्ट कैप्टन जाते हैं ना? डायरेक्ट जो आप अगर आर्मी में दे रहे हैं तो आपको कैप्टन की पोस्ट मिलती है, आप नेवी में दे रहे हैं तो आपको लेफ्टिनेंट कहलाता है वो। लेकिन यही है कि रैंक आपका सिर्फ डिफरेंट है, नेवी का लेफ्टिनेंट आर्मी के कैप्टन के इक्विवेलेंट ही होता है। और जो एयरफोर्स का जो है वो फ्लाइंग ऑफिसर है, उसकी रैंक जो है कैप्टन के बराबर होती है, बस ये डिफरेंट नेम है रैंक्स के। बाकी स्केल आपका 17 होता है, आपको ऑफिसर स्केल डायरेक्ट मिलता है कैप्टन का। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, इसमें ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आपको रियली अगर आप चाहते हैं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं फोर्सेस को, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो फाइनल ईयर में जब आ जाए तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें। बिल्कुल एक बेसिक इसमें मैथ्स होती है, बहुत एक जनरल कॉमन क्वेश्चंस होते हैं इंटेलिजेंस के, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक इंजीनियर्स के लिए इतना कोई मुश्किल काम है, वो क्वालिफाई कर लेता है। मेन इस पे ये होता है कि आप बिल्कुल अपने मुल्क के लिए आप कुछ करना चाह रहे हो और आपके पास जज्बा हो, या आपका कोई मकसद हो ज्वाइन करने का। ये नहीं कि मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं डायरेक्ट कैप्टन लग जाऊँ और मेरे आगे पीछे जो है फोर्सेस घूमे, ऐसा नहीं है। ये है कि आपको मुल्क के लिए अगर आप में कुछ है जज्बा वगैरह, वो आपका देखते हैं जब इंटरव्यू होता है, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेक करते हैं। आईएसएसबी में वो आपको एक हफ्ता अपने पास रखते हैं, वो आपका सब कुछ चेक करते हैं और उसके बाद ही जो है वो आपको ये रैंक दी जाती है, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम आईएसएसबी की आपने बात की, तो उसमें मोस्टली जो 7 डेज वो अपने पास रखते हैं, तो उसमें स्टूडेंट जो है आईक्यू में मोस्टली फेल हो जाते हैं, वो मतलब रिकमेंड नहीं करते उन्हें। तो उसके लिए ये क्या बेस्ट ऑप्शन है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कैसे अपना आईक्यू सही करें, क्योंकि ये ठीक है, मैं क्वेश्चन समझ गई। अच्छा, उसमें रिजेक्ट की वजह मेन पता है क्या होती है? आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्म दिया जाता है, आप जब फर्स्ट डे आईएसएसबी के लिए जाते हैं वो आपको एक फॉर्म देते हैं फिल करने के लिए, जिसमें आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। लाइक आपके पास फर्स्ट डे वो आपका अच्छे तरीके से एग्जाम रहते हैं, जिसमें आपके पास पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, आपकी हैबिट्स, आपकी मतलब अच्छाइयाँ बुराइयाँ, वो सब कुछ आपसे एक पेपर पे लिखवा लेते हैं। अब जो आईएसएसबी में आपने फर्स्ट डे तो ये आपने लिख के दे दिया उन्हें, ठीक है। अगर आपने वो सब कुछ सच लिखा है, जो आप पर्सनली हैं, ये कि आप बिल्कुल आपने अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल सही रिप्रेजेंट किया है, तो फिर तो ओके। फिर वो 2-3 दिन आपसे जनरल टास्क वगैरह करवाते हैं फिजिकल के,
देन वो फाइनल डे एक इंटरव्यू रखते हैं आपका। अब उस इंटरव्यू में जो बैठा होता है डॉक्टर, उसके पास ऑलरेडी जो है वो आपके पास वो आपका वो फॉर्म मौजूद होता है, और वो उस फॉर्म को देख के आपकी पूरी पर्सनालिटी का अच्छे से अंदाजा लगा चुका होता है। फिर उन्हीं क्वेश्चंस को वो घुमा के पूछता है, जो कि हमें अंदाजा भी नहीं होता। अब अगर हमने झूठ बोला है तो हम जाहिर है उस क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछा गया है तो हम उसका जवाब किसी और तरीके से देंगे। अब अगर जहां भी हमने जवाब चेंज दिया उस जवाब से जो हमने फर्स्ट डे रिटर्न किया था, तो इट मीन्स आप डायरेक्टली रिजेक्टेड है, आप झूठ बोलते हैं, आपकी पर्सनालिटी में सच्चाई नहीं है, तो वो इसीलिए आपको जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो मेन पर्पस ये होता है कि वो आपकी सच्चाई, आपकी ऑनेस्टी, ये सब चीजें चेक कर रहे होते हैं, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। वो आपके फर्स्ट डे पेपर वर्क पर सब कुछ आपकी पर्सनालिटी को ऐसे लिखवा लेते हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं होता कि आप क्या लिख रहे हैं। तो तभी कहा जाता है कि आप फर्स्ट डे जो भी लिख रहे हैं सोच समझ के लिखें, बिल्कुल अच्छे से लिखें, उसे याद रखें, क्योंकि फाइनल डे आपसे उसी के बारे में घुमा के जो है वो क्वेश्चन किए जाते हैं। जो लोग सही जवाब दे देते हैं, बिल्कुल सच लिखा होता है उन्होंने और वैसी उनकी पर्सनालिटी है, उन्हें वो जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देते हैं। आई होप आपके आंसर जो है आपको मिल गया। और कोई यस क्वेश्चन है ठीक है। अच्छा, किसी ने मेरे ख्याल से मैक्सिमम एज पूछी है एलसीसी की, 28। मैक्सिमम एज जो है वो 28 है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, दोनों की एज जो है वो 28 है पाकिस्तान आर्मी में। लेकिन एयरफोर्स और नेवी में जो है वो मैम आपके पास 30 एज है। जी हेलो पूछे। जी जी, जी। ये पूछना है मुझे कि उसमें लेट सपोज किसी को आई सेट का है, किसी की आई सेट वीक है, तो फिर वो इसमें होता है ना आर्मी वाले के जिनका कोई मेडिकल इशू है जैसे आई सेट का हो गया, तो फिर उनको पर्टिकुलर कैटेगरीज में रखते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं? नहीं, ये जो मैं आपको कमीशन बता रही हूँ ये आप डायरेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पे जा रहे हैं। इसमें जो है वो कहते हैं कि आपके ग्लासेस के साथ अगर आई साइड 6/6 है तो देन ओके। उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ होता है, और मोस्टली इतनी कमजोर आंखें तो किसी की नहीं होती है कि बिल्कुल बंदा ग्लासेस के साथ तो देख सकता है। तो ग्लासेस का इसमें इश्यू नहीं है, तीनों में नहीं है, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो। इसमें जो आप डायरेक्ट कमीशन दे रहे हैं, जो कैप्टन, लेफ्टिनेंट या एयर उसकी फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट है, उसमें आपका आई सेट का कोई भी इशू नहीं है। हाँ ये है कि डिपार्टमेंट उन्होंने दिए हैं, आईटी डिपार्टमेंट, मैकेनिकल या कुछ सेलेक्टेड डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ उसी में आपकी सिलेक्शन करेंगे जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। आई सेट का इश्यू हमारे पास सिर्फ जीडी पायलट में होता है, बाकी किसी में नहीं होता। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चले ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, मेन अब इसमें है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गवर्नमेंट जॉब्स का। वैसे तो हमारे पास जो है जो भी सिंध में आती है जॉब्स, उनका जो क्राइटेरिया है वो 30 है। इसी तरह से सीएसएस का भी 30 है। लेकिन जो मैंने एफपीएससी की स्टार्टिंग में बात की थी जनरल, उसमें हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो है 35 एज रिलैक्सेशन, उसमें आपके पास 5 इयर्स की दी है। लेकिन आप लोग जो है वो मेरे ख्याल से 22 या 23 की एज में इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है। हेलो, आप लोगों की इंजीनियरिंग जो है वो 22 या 23 की एज में कंप्लीट हो जाती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपना माइंडसेट जो है या गोल सेट रखें कि आपको 25 की एज तक कोई भी अच्छी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी अच्छे इदारे में जो है वो आपको होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि 22 या 23 की एज में आपकी हो गई इंजीनियरिंग तो 2 साल काफी है एक अच्छा करियर बनाने के लिए, अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में चाहिए। अब मोस्टली जो है वो 28 आप अपना माइंडसेट रखें कि 28 की एज जो है वो लिमिट है। उसके बाद जो है एज रिलैक्सेशन जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत कम गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता है। लेकिन हमारे पास जो एसपीएससी की जर्नल है, अब उसमें 15 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। लाइक जो जर्नल अनाउंस होती है आपके पास एसपीएससी में, वो फाइनल तो उसकी मैक्सिमम एज 30 है, लेकिन 30 से 15 इयर्स अबव आपको एज रिलैक्सेशन दी जाती है। लेकिन सर्टेन डिपार्टमेंट में, जिस तरह से पुलिस में एएसपी आपको डीएसपी डायरेक्ट होना है, तो आपकी भी एज जो है वो 30 से अबव नहीं होनी चाहिए। 30 से अबव एज वो नहीं लेते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। अब ये है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। हम इंजीनियर्स थे तो हमें मालूम ही नहीं था कि हम जब इंजीनियरिंग करके निकलेंगे तो
इंटरव्यू या फिर किसी भी जॉब में जो है इस इंजीनियरिंग का कोई काम नहीं होगा, सिवाय इसके कि अगर हम प्राइवेट जॉब अपनी फील्ड में कर रहे हैं तब तो ठीक है। वरना जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें जो आपके पास मेन आते हैं वो आते हैं इंग्लिश, जीके, आपके पास पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात। जिस भी गवर्नमेंट जॉब में आप जाएंगे आपके पास ये 4 चीजें होंगी। मेन ये है कि आप अपनी इंग्लिश को अच्छी रखें, जो कि बहुत कम लोगों की अच्छी है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी डिटेल में जो है वो नहीं किए होते पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, या फिर जो भी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, ये आपके पास जो है वो बहुत आते हैं इंग्लिश का पोर्शन। और किसी भी कमीशन में आपके पास इंग्लिश को जो है क्लियर करना लाजमी होता है। ठीक है, उसके बाद जीके है। आप में से कितने लोग हैं जो जनरल नॉलेज पढ़ते हैं? कोई है जो जनरल नॉलेज पढ़ता है रेगुलर वैसे ही नॉलेज के लिए? गुलाम मुर्तजा, चलें गुड। और बस एक है? अच्छा, इतने अटेंडी में से हमारे पास सिर्फ एक है गुलाम मुर्तजा जो कि जीके आपके पास जनरली पढ़ते हैं। रस्मिया, गुड, अच्छी बात है। और बस देखिए, एज एन इंजीनियर आपको वैसे भी आपकी जीके अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप इंजीनियर है, आप कहीं बैठे हैं तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अपनी कंट्री की, अपनी जो भी दुनिया है उसकी, या फिर कोई भी करंट अफेयर्स है आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं तो उसकी हैसियत से ही आप इसको एक जनरली जो है वो रोजाना पढ़ा करें, जनरल नॉलेज, क्योंकि इतनी जीके इतनी लंबी है कि आप याद नहीं कर सकते उसके क्वेश्चंस। तो ये कि आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो कभी भी अगर आप किसी टेस्ट में अपेयर होते हैं तो आपके जहन में कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन जो है वो आपकी नजरों से गुजरा होता है, तो आप इजीली जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि आप सब लोग जो है वो रट्टा ना लगाएं, लेकिन आप चलते फिरते जो भी आपके जी के सामने आ रही है, इस्लामियत के क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स है, तो इस तरह से जो है वो आप जनरली जो है वो रोजाना अपनी जीके वगैरह को कंटिन्यू रखें और इंग्लिश अपने साथ जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें। नेक्स्ट है व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन। अब मेरा तो ये है कि जैसे ही आप इंजीनियरिंग में जाते हैं आप आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो अपनी, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि मुझे इतना हो नहीं रहे बिल्कुल, चले ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है ये जो एसपीएससी में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम लोगों को जीके जो है वो नहीं होती। अच्छा, डॉन न्यूज का ये कह रहे हैं कि रेगुलर पढ़ें। अभी तो अगर कोई सीएसएस करना चाह रहा है, मैं तो सजेस्ट नहीं करती डॉन न्यूज पढ़ें, क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हर साल जो है वो ठीक ठाक कैंडिडेट जो है वो 30 से 40 हजार कैंडिडेट सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और सबके सब डॉन न्यूज पढ़ रहे होते हैं। तो ये है कि अगर आपको डिफरेंट करना है कि आपको कामयाब होना है तो आपको लोगों से या भीड़ से हट के चलना होगा। ठीक है, सब डॉन को फॉलो कर रहे हैं, नो। आप इंजीनियर, अपनी रिसर्च आपको अपनी जो है, मेरे ख्याल से वीपीएन मिलता है जहाँ पे हमें एक्सेस होते हैं रिसर्च पेपर वगैरह के। आप लोग रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ें, आप अपने नोट्स खुद बनाएं। डॉन न्यूज़पेपर आप पढ़ें, लेकिन ये कि बेटर है कि आप कोई अच्छा मैगजीन पढ़ें जिसमें आपके पास करंट अफेयर्स की नॉलेज हो। सीएसएस की अगर किसी को डिटेल नॉलेज लेनी है तो मैं आपको डिटेल नॉलेज जो है वो दे सकती हूँ, वो तो एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैंने उसे बहुत जनरली सिर्फ बताया है। बाकी ये कि उसकी अगर डिटेल किसी को लेनी है तो वो मैं डिटेल भी दे सकती हूँ, लाइक सब्जेक्ट सिलेक्शन या कितने सब्जेक्ट्स होते हैं या जिस तरह से। ठीक है, बाकी ये कि अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो आप कोई भी अच्छा जो है वो न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, कोई मैगजीन वगैरह पढ़ें, मूवीज देखें, इंग्लिश मूवीज को देखें। सही है, आप नॉवल वगैरह जो है वो पढ़ सकते हैं, उससे आपकी जो है इंग्लिश अच्छी हो सकती है। अच्छा, स्टेजेस इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट जॉब। केसेस तो आपको कॉमनली ये है कि अनाउंस होता है, ठीक है, आपने उसके एक एग्जाम देने होते हैं, एग्जाम के बाद साइकेट्रिस्ट टेस्ट वगैरह वो अलग प्रोसीजर होता है। बाकी जो जर्नल आपके पास जॉब्स आ रही हैं उनमें सब में स्क्रीनिंग टेस्ट आपके पास होती है। स्क्रीनिंग टेस्ट में वही आपके पास जीके होगी, करंट अफेयर्स होंगे आपके पास। ठीक, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश की आपके पास जर्नल आती है, उसमें आपके पास जो है वो 50% से अबव आपको लेना होता है स्क्रीनिंग क्लियर करने के लिए। फिर स्क्रीनिंग के बाद आपके पास डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आता है जिसमें आपके पास जो है वो, ये तस्मीन आप क्या पूछना चाह रही हैं, पूछे। अपना माइक जो है वो आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुलाम मुर्तजा, पूछें आप भी। अक्सर ये जो दोनों पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन।
मैम जी अगर जी। हमारे गेट क्लियर है तो क्या हम फिर स्क्रीनिंग दे सकते हैं, या हम अपने गेट की रिजल्ट देखकर ही मतलब स्क्रीन को स्किप करके फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं? आपकी गेट की रिजल्ट किसी काम की नहीं है, ठीक है। आपकी गेट की रिजल्ट सिर्फ आपके मास्टर्स में एडमिशन के काम आएगी, या फिर आपकी गेट की रिजल्ट जो है वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप की जॉब के काम आएगी बस। बाकी आपकी गेट की रिजल्ट किसी काम की नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग गैट दे रहे हैं तो ये सोच के दें जिन्हें मास्टर्स करना है तो चलो ठीक है, बस उसके लिए काम आएगी, या फिर बाहर स्कॉलरशिप आपने करनी है तब आपकी गैट काम आएगी। गवर्नमेंट जॉब में गैट का कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट खुद अनाउंस करते हैं, खुद जॉब लेते हैं। जिस तरह से एफपीएससी कोई भी जॉब अगर अनाउंस कर रहा है हर मंथ के संडे को, तो वो उसके 3 महीने बाद अपनी स्क्रीनिंग लेता है, ठीक है। 3 महीने बाद स्क्रीनिंग लेने के बाद फिर वो साल बाद जाके डिस्क्रिप्टिव लेता है। एफपीएससी का प्रोसेस बहुत स्लो है, सिवाय सीएसएस के। सीएसएस का प्रोसेस जल्दी हो जाता है 1 साल में। बाकी जो जनरल रिक्रूटमेंट है वो आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं एफपीएससी में। सेम एसपीएससी का भी यही सीन है, ठीक है। अच्छा, सेलेक्टेड रीडिंग है, एडिटर, हाँ ये है कि आपके पास एडिटर जो है पार्ट होता है, आप वो स्टडी करें, लेटेस्ट आप देख ले। लेकिन ये तो वो है जो सीएसएस वाले तैयारी करना चाहते हैं, या फिर किसी की डिस्क्रिप्टिव अगर तैयारी करनी है। पहली चीज तो ये है ना कि आपने स्क्रीनिंग क्लियर करनी है, और स्क्रीनिंग क्लियर करने के लिए आपकी जीके करंट अफेयर्स ये अच्छे होने चाहिए। स्क्रीनिंग क्लियर नहीं होगी तो आप आगे स्टेज पे जा ही नहीं सकते। तो हर साल जो है वो सीसीई अनाउंस होती है, ठीक है। अभी भी लास्ट ईयर अनाउंस हुई थी। तो अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप पहले से अपनी प्रिपरेशन रेडी करें कि जैसे ही अनाउंस होगी तो हमने जो है वो स्क्रीनिंग दे दी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे ही क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो गवर्नमेंट हमारी बहुत सुस्त है, 2 से 3 साल ये लगा देती जॉब्स वगैरह में। तो आप फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में तभी अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके आपको 2 से 3 साल बाद अगर आपने क्लियर कर लिए सारे स्टेज, तो फिर आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज फिर आपको वही स्टार्ट जो है वो जीरो से करना होता है, ठीक है। तस्मिया शायद एक थी जिनको क्वेश्चन पूछना था। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, एक है, हम सब में बड़ा एक जोश होता है कि हम सबको बड़ी ज्वाइन करनी होती है एजेंसियां वगैरह। आप में से किसको शौक है एजेंसी ज्वाइन करने का? ये मेरे ख्याल से सब में एक होता है ना कि हम लोग बड़ा ज्वाइन करना चाह रहे थे, आईएसआई और ये और वो, सब के सब जो है वो लगे हुए होते हैं इसमें। कोई है ऐसा? कोई नहीं है? चले ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अच्छा, ये कुछ डिपार्टमेंट्स इसमें मैंने शो किए हैं। मोड, मोड का किसी को आइडिया है क्या होता है? एफडब्ल्यू, इनमें से किसी का आइडिया है क्या होता है एफडब्ल्यू मोड? कोई जनरली तुक्का लगा दे। किसी को कोई आइडिया नहीं है? चलिए ये बता दे, मोड और एफडब्ल्यू किसके लिए काम करते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल है, लेकिन स्पेसिफिक किस डिपार्टमेंट के लिए? आई गेस सिविल साइड। सिविल साइड। आपने कभी एफडब्ल्यू के जो होते हैं उन्हें देखा है? वो ड्रेस क्या होता है? उन उन्होंने जो है वो एक फौजी ड्रेस पहना होता है, जो मार्क्यूर का निशान जो है हमारे पास उनके जो है वो साइड में जो है वो शोल्डर पे जो है मार्क्यूर बना हुआ होता है। मार्क्यूर जो हमारे पास है, मार्कोर वाला निशान है, वो बना हुआ होता है, और उनकी वो जो है फौजी ड्रेस में होते हैं एफडब्ल्यू वाले। ये हमारे पास फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। और मोड हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है। ये दोनों हमारे पास आर्मी के इदारे हैं। इनकी जॉब्स अनाउंस होती है। अगर आप इन दोनों में चले जाते हैं और अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो इंटेलिजेंस के देखें जितने भी हमारे पास इदारे हैं, वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करते। वो किसी ना किसी फेडरल के इदारों से बंदे लेते हैं, या फिर अपने ही आर्मी के इदारों से बंदे ले रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जितने भी मैंने आपको दिए हैं, मोड हो, एफडब्ल्यू, एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नैप, ठीक है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, एफआईए, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एएसएफ है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ये सारी फोर्सेस हैं जिसमें आपके पास जनरल, इसमें जो है वो अनाउंस होती है जॉब, एफपीएससी के थ्रू भी होती है और एनटीएस के थ्रू भी होती है।
मेरी सजेशन ये है कि आप लोग 17 स्केल के पीछे मत भागिएगा। 9, 10, 11 स्केल, जो भी स्केल की आपको जॉब नजर आ रही है जिसमें आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर दें। क्यों? एक बार आप किसी इदारे में चले जाएं, देन आप अच्छी तरीके से अगर काम करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो आप टेस्ट दे दे के आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे। अदरवाइज ये वो इदारे हैं जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 17 स्केल पे बहुत रेयर केसेस में करते हैं। ये मोस्टली अपने ही बंदे रखते हैं क्योंकि उन पे उनको ज्यादा एतबार होता है, और इन्हीं इदारों से जो है वो एजेंसी वाले या फिर इंटेलिजेंस जो भी अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करना चाहती है, वो फिर इन्हीं इदारों से जो है वो अपने कैंडिडेट सेलेक्ट कर रही होती है। इसमें मैंने मॉड का टेस्ट जो है वो दिया है, जिसमें मैंने उसकी स्क्रीनिंग भी क्लियर की थी, उसकी डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर की थी, उसकी साइकेट्रिस्ट टेस्ट भी क्लियर की थी। लेकिन मेरा जो है वो मेरिट लिस्ट में जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं बन पाया था। लेकिन बाकी मैंने इसके तीनों जो स्टेजेस हैं वो क्लियर किए हैं। FW मैंने कभी नहीं दिया, नैब अभी मैंने रिसेंटली दिया है। बाकी इनमें से जो है वो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं दिए इनके। लेकिन ये है कि इसलिए नहीं दिए कि जब तक मुझे मालूम हुआ तब तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जा चुका था, तो इनका मोस्टली 28 होता है। जी। FPR का तकरीबन अराउंड 200 आया था एक टेस्ट, लेकिन ये कि उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही थी बिफोर मेरान यूनिवर्सिटी 16 बैच जो कि वो लास्ट एग्जाम चल रहे थे उससे पहले। तो उसमें ये कि इनका इतने डिले होता है कि बंदा अप्लाई कर देता है टेस्ट के लिए, इनकी टेस्ट रिजल्ट्स नहीं आती। इवन दो वी वर वेटिंग ऑन 15 नवंबर, सुना था कि 15 नवंबर को टेस्ट होगा, वो भी नहीं हुआ। अब सुना था कि 15 दिसंबर को होगा, वो भी नहीं हुआ। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये अप्लाई भी तरह से कर। करते हैं ये इसी तरह से करते हैं, ये आपको बहुत डिले करते हैं। इन जॉब्स में ये होता है, आप जॉब में अप्लाई करके भूल जाएं, टेस्ट दे के आप भूल जाएं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट जॉब जो भी होती है इसमें आपको जो है बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं, 2 साल 20 साल भी तो ये इसमें आपको काफी टाइम लगता है। तो जो भी आपको जॉब्स नजर आए, जैसे ही आपको नजर आए कि जी मैं एलिजिबल हूँ, आप अप्लाई कर दो उसमें। मैंने तो काफी टेस्ट में अप्लाई किए, क्वालिफाई भी किया, लेकिन फाइनली जो है वो बैंक में आके रुक गई हूँ। लेकिन खैर, बैंक में भी नहीं रुकी हूँ। लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वो अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो ये काफी इदारे हैं जिसमें आप जो है जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ये सब हर साल अनाउंस होती हैं। अभी तो खैर कोरोना है, मोड हर 2 साल बाद अनाउंस होती है, ये हर साल अनाउंस नहीं होती। हर 2 साल बाद अनाउंस होती है क्योंकि इनका प्रोसीजर जो है वो 2 साल लेता है, तो इसलिए ये 2 साल बाद अनाउंस होती है। FW बहुत कम अनाउंस करते हैं ये लोग जॉब्स, और इंजीनियर्स में फीमेल्स की तो बहुत ही कम करते हैं, लेकिन मेल की फिर भी कर रहे होते हैं। नैब आपके पास अनाउंस होती है, लेकिन नैब में जो है वो इतना ज्यादा आपकी इजी नहीं होती सिलेक्शन। बहुत रेयर चांस है कि आपकी सिलेक्शन 17 स्केल पे हो। अदरवाइज जो है वो 9 to 10 स्केल पे हो जाती है आपकी। तो अगर कोई ऐसी है तो आप कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम एक सिंपल सवाल कि क्या इसकी ट्रांसपेरेंसी है? जब बंदा अप्लाई करता है बहुत मेहनत करके इधर उधर, यू नो, सारा उसके ऊपर अगर रिलाई भी करता है बिल्कुल अपनी मेहनत से, एंड ओवरऑल goes well, but after that we listen के for due to some unknown reason we weren't able to do or we weren't selected. We are not shortlisted as it happened with me. ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी का तो ये है कि ये लोग जो है वो रिजल्ट ही अनाउंस नहीं करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मार्क्स दूसरे कैंडिडेट से कम है या नहीं, आप कंपैटिबल थे या ना थे। ये डायरेक्ट जो है वो कॉल करते हैं जो सेलेक्ट होते हैं उन्हें, बस। बाकी ये अनाउंस ही नहीं करते, ना अपनी वेबसाइट पे अनाउंस करते हैं रिजल्ट, ना किसी को शो करते हैं। डायरेक्ट जो आपके पास FPSC भी है जनरल, ये भी जो है वो आपके पास डायरेक्ट लिस्ट भेजते हैं कि या मैसेज आपके पास भेजते हैं जिन लोगों की सिलेक्शन हो जाती है शॉर्टलिस्ट। बाकी ये लोग जो है वो ओपनली रिजल्ट शो ही नहीं करते। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको कोई भी अगर नॉर्मल स्केल पे भी जॉब मिल रही है 9 to 10, उसमें तो फिर भी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, लेकिन 17 18 स्केल के जो जॉब्स हैं वो कहाँ मतलब कोई भी छोड़ता है। तो उसमें तो आपको बहुत रेयर मतलब चांस है कि आप बिल्कुल न्यू बंदे को ही ले लें। लेकिन अगर आप 9 10 या 11 स्केल पे दे रहे हैं, तब आपकी चांस है कि आप एक बार इन डिपार्टमेंट में एंटर हो जाए, फिर आप इजीली जो है वो आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। बेस्ट ये है कि आप लोग जो है वो CSS का सोचें, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो, क्योंकि CSS में आपको बड़े अच्छे डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। लाइक ASP आपकी डायरेक्ट होती है, असिस्टेंट कमिश्नर आप डायरेक्ट बन रहे होते हो, असिस्टेंट डायरेक्ट आप फॉरेन डिपार्टमेंट में बन रहे होते हो। तो नॉर्थ में भी हमारे पास एक AD की जॉब आती है,
जो कि फीमेल्स को तो खैर के नहीं लेते, लेकिन मेल कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट और आइडियल जॉब है, जो कि मोड में एडी की आ रही है। और अभी मेरे ख्याल से अनाउंस होंगी ये, क्योंकि 2 साल इसको हो गए। तो एडी की एक जॉब आती है असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अलग आती है, इलेक्ट्रिकल वालों की अलग आती है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इनकी एक अलग आती है और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अलग आती है मोड में, जो कि दोनों ये बहुत बेस्ट है एडी, जो कि आपको बहुत अच्छा इसमें प्रोटोकॉल मिलता है। बहुत जबरदस्त आपका इसका प्रोटोकॉल होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जब भी मोड की एडी की जॉब आए, आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। और फिर के प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन ये कि आपको मजा आएगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट हमारी ये बस ये एंड है। ये सिंपल एक बहुत जनरल आइडिया था, क्योंकि 1 घंटा था हमारे पास, ये बेसिक थे। अच्छा, ये एंड ये है कि आपको क्या करना है अपनी जिंदगी में, इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस। इग्नोर किन चीजों को करना है, जो आपके पास नेगेटिव लोग हैं इर्द गिर्द, जो आपको ये कहेंगे कि जी आप तो ये कर ही नहीं सकते, सीएसएस ये तो बड़ी मुश्किल चीज है भाई, तुम नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत से हमारे इर्द गिर्द हमें लोग ऐसे मिलते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो या कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि जी नहीं, आपको जो है वो सीएसएस नहीं कर सकते, या तुम ये नहीं बन सकते। तो आपने ऐसी जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, उन सबको इग्नोर करना है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, कि आप जिंदगी में कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं बल्कि। और ये कि अब बस आप अल्लाह से दुआ करें और अपने आप को मेहनत करें, और फिर ऑफ कोर्स कामयाबी जो है वो आपको जरूर मिलेगी। चले, थैंक यू। मेरे ख्याल से ये सब जो है वो आप सबको क्लियर हो गया है कि आपके पास कौन कौन सी जॉब जो है वो इंजीनियरिंग के बाद आती है। जितनी भी जॉब्स है, ये तो वो जॉब है जो आपके पास लाजमी आएंगी, जो भी मैंने शेयर की है, ये सब जॉब्स जो है वो आपके पास लाजमी आएंगी। ठीक है, हर साल ये आनी है जॉब्स। बाकी बीच में वैसे भी प्राइवेट जॉब से बहुत आती हैं, तो आप लोग जो है वो ट्राई करना चाहें तो प्राइवेट जॉब्स के लिए कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का आप लोग माइंड बना के रखें कि आपको किसी न किसी एक इदारे में जरूर जाना है, ताकि पढ़े लिखे अगर लोग आएंगे तो ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट का भी कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? भी खामोशी है, समझ मैम इसलिए क्वेश्चन नहीं तो आया। नहीं है, अगर आप बताएं कि बी भी की, एमई भी की, उसके बाद फिर आपने बैंकिंग ज्वाइन की। अच्छा, मेरा ये है कि मैंने आर्मी क्लियर की, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी चल रही थी कि मैंने आर्मी की जो है वो इनिशियल के तीनों टेस्ट क्लियर किए, फिर मेडिकल क्लियर किया, फिर रनिंग क्लियर की, और एंड में ये था कि मेरा पीसी का सर्टिफिकेट जो है वो बन के नहीं आया था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है वो आप 1 महीना दे दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, हम आपको नहीं दे सकते। उन्हें बस कैंडिडेट निकालने होते। तो फिर उसके बाद मैंने नेवी का टेस्ट क्लियर किया, लेकिन उसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई। देन मैंने मोड का टेस्ट क्लियर किए, देन उसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई। फिर मैंने फेडरल के टेस्ट क्लियर किए, उसमें भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुई। तो वो ये है कि सब किस्मत थी, और एंड में जाके जो है वो बैंकिंग में आ गई। तो ये सब किस्मत लेकर आई है, मैं खुद तो नहीं आना चाहती थी, लेकिन अभी भी मैं स्ट्रगल करती हूँ। मुझे कोई भी टेस्ट अगर नजर आता है या फिर मेरी एलिजिबिलिटी मुझे नजर आती है, तो मैं अप्लाई कर देती हूँ। मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि बैंकिंग, एक इंजीनियर बन के आपको बैंक में आना, लेकिन ये है कि डायरेक्ट जो है वो आप कोई भी जॉब इनमें से जो है वो आप जरूर ट्राई करें। अक्सर आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, लाइक कि मतलब व्हाट डू यू थिंक कि हमारे स्टूडेंट्स बोल दो या फिर कोई भी बोल दो, उनके लिए करियर काउंसलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? व्हाट डू यू सी इट एंड हाउ डू यू कॉल इट? व्हाट वुड यू से अबाउट इट? अच्छा, इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो पता ही नहीं होता कि उन्हें इंजीनियरिंग के बाद कहाँ जाना है। वो खड़े हुए होते हैं कि जी हमें कोई जॉब मिल जाती है प्राइवेट, ठीक है। उन्हें गवर्नमेंट जॉब का आइडिया ही नहीं होता। अगर आइडिया भी होता है तो फिर उन्हें ये नहीं पता होता है कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब, लाइक जिस तरह से सीएसएस है, तो उसके लिए मुझे कौन सा पाथ जाना है। सीएसएस है तो मुझे उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सा मेंटोर ढूंढना है, कौन सी डायरेक्शन ढूंढनी है, क्योंकि आपके पास मिसगाइड करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे भी और वैसे आम रूटीन में भी। इसी तरह से अगर आपको कोई फेडरल में, जिस तरह से मैंने ये आर्मी का जिक्र किया कि हम लोग को पता ही नहीं था कि फीमेल्स किस तरह से जॉब्स आती हैं आर्मी में, लेकिन अगर आपको मालूम है कि जी आपकी इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास आर्मी में दिसंबर में जॉब आनी है, तो आप उसकी इंटेलिजेंस की प्रिपरेशन जो है पहले से स्टार्ट करके रखेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे कि भाई इनको कोई बहाना ना मिले मुझे रिजेक्ट करने का, क्योंकि इनको सिर्फ बहाना चाहिए कि जी फला डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको हम नहीं ले रहे।
तो मेन ये है कि अगर आपको कोई भी करियर चाहिए लाइफ में, चाहे वो CSS हो, फेडरल हो, मोड हो, FBR हो, FI हो, या फिर जो भी आपको मतलब कमिश्नर हो, ASP बनना है, DSP बनना है, जो भी बनना है, लेकिन उसके बनने के लिए आपको पाथ कौन सा फॉलो करना है। हम लोग सिर्फ किताबें पढ़ रहे होते हैं, GK हम लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, ये तो अंदाजा मुझे हो गया है, और वाकई मैं भी नहीं पढ़ती थी GK वगैरह। जनरल नॉलेज नहीं पढ़ते हम लोग, इस्लामियात नहीं, इंग्लिश हम लोग तवज्जो नहीं देते। जबकि मैंने जितने भी टेस्ट दिए उन सब में मैंने इंग्लिश देखी है, सब में जो है वो इंग्लिश का आपके पास अच्छा खासा पोर्शन आता है, जिसमें आपके पास 25 to 30 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश के आते हैं। तो ये है कि आपको अगर इंग्लिश, आप जनरली एक अच्छे एक इंजीनियर के तौर पे ले लें कि आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, आपकी GK अच्छी होनी चाहिए, आप इसे जनरल लें। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग रट्टा लगाएं, रट्टा तो नहीं लग सकता, आपके पास इतनी जनरल नॉलेज है तो रट्टा नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि आप पढ़ते जाएं वक्त के साथ साथ, जो कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा करे, और जैसे ही कोई टेस्ट आता है तो आपको प्रिपरेशन की जरूरत ना पड़े, आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज हो कि जब आप उसकी स्क्रीनिंग के लिए जाएं तो आप इजीली उसकी स्क्रीनिंग जो है वो क्लियर कर सके। आई होप अक्सा आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गया है, या फिर कुछ और आपने पूछना है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? Ma'am, last question. Well, जी, it's not about the question, but I want to suggest something. Okay, ma'am, shouldn't we have another session about master scholarship, etc.? okay. If we want a session related to the scholarship, then of course we have. There are a lot of scholarship. Like if we want to do scholarship related to your master, आप मेहरान में मास्टर्स में अप्लाई करते हैं, मेहरान में मास्टर्स वालों के लिए बड़ी स्कॉलरशिप्स आती हैं कि आपको जो है वो 1 साल के लिए आपकी आपकी रिसर्च के लिए डायरेक्ट बाहर जो है वो आपको भेजा जाता है। तो जिन लोगों का ये कि एकेडमिक साइड पे जाना है, उन्हें मास्टर्स करनी है, देन PhD करनी है, फिर लास्ट में आपके पास सिर्फ लेक्चरशिप का ऑप्शन बचता है। तो आपको अगर लेक्चरर बनना है तो फिर आप गो फॉर द मास्टर्स एंड देन फॉर द PhD। तो उसकी स्कॉलरशिप का एक स्कॉलरशिप नेटवर्क है आपके पास फेसबुक पेज पे, जिसमें आपके पास डिफरेंट जो है वो 2 तरह की स्कॉलरशिप आती है। HEC के थ्रू एक स्कॉलरशिप आती है, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को आइडिया है या नहीं है। HEC जो है वो हर साल एक स्कॉलरशिप अनाउंस करता है, मास्टर्स लीडिंग टू PhD। ये आप में से किसी ने सुना है? HEC की स्कॉलरशिप आती है, MS लीडिंग टू रिसेंटली PhD। एक आई है, वो अभी चल रही है यस, मेरे ख्याल से। हर साल आती है ये तो। Ma'am, हर there are a साल lot of opportunities. Actually, एक है अभी चल रही है, हंगरी की चल रही है, स्टाइपेंडियम हंगेरियम, and ये तो हाँ, सही सही हंगरी की है, लेकिन जो HEC की आती है उसका बेनिफिट ये होता है कि PhD करने के बाद वो आपको पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो लेक्चरशिप आपको दे देते हैं। 5 साल के लिए आपको जो है वो लेक्चरशिप पे जो है वो काम करना होता है। तो ये एक HEC की आती है स्कॉलरशिप जो हर साल आती है, MS लीडिंग टू स्कॉलरशिप। ठीक है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप उसमें अप्लाई, एक प्यास की आती है स्कॉलरशिप, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नाम सुना होगा प्यास का, किसी ने सुना है नाम? yes, ma'am. उसकी स्कॉलरशिप आती है, वो भी बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप है। ठीक है, वो भी आपको मास्टर्स जो है वो अपनी स्कॉलरशिप पे करवाते हैं, आपका सारा खर्चा जो है बेयर करते हैं, आपको मंथली जो है वो स्टाइपेंड वगैरह देते हैं, और फिर आपकी इंजीनियरिंग करने के बाद वो आपको नेवी के एक अच्छे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में जो है वो जॉब भी आपको देते हैं। 5 साल के लिए जो है वो आपके पास आपको एक अच्छे माहौल में और एक अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब करने का मौका मिलता है। तो ये है कि अगर किसी को है मास्टर्स का इरादा तो वो जरूर ट्राई करे प्यास की स्कॉलरशिप के लिए, जिसका टेस्ट मेरे ख्याल से लम्स में होता है हमारे पास। ये भी हर साल जो है वो आती है। तो थैंक यू सो मच अक्सा। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि मैम आई हैव अ पाकिस्तान क्वेश्चन। करना है तो किसी ऐसी पूछे। My question is about my own field, like my own technology. I'm from software department, and I just want to if someone wants to offer me a job of an instructor, like if आपका ये job offer, I'm willing to go. I'm not willing to go there as an instructor. तो मुझे जाना चाहिए क्योंकि अभी हम लोग खुद एक लर्निंग फेज में, तो आती तो है प्रोग्रामिंग, लाइक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगर हम जॉब में जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। वी कैन डू दैट, प्रोग्रामिंग कितनी नॉलेज है। बट अगर हम विलिंगली उनको हाँ करें, क्योंकि जॉब इज लिटरली कमिटमेंट होती है, तो अगर हम कुछ उधर फंसे तो एज ए नो कि जॉब प्राइवेट जॉब है तो उनमें मसला भी होता है, तो वो हेल्प वगैरह नहीं करते डायरेक्टली रेजिडेंस में।
तो अभी हम लर्निंग फेज के दौरान हम जॉब करें या स्टिल हम वी कैन टेक टाइम कि हम फाइनल ईयर के बाद जॉब स्टार्ट करें अपनी? नहीं नहीं, आप, मेरा ये सजेशन है, आपको जब भी जॉब ऑफर हो आप हाँ कर दें। क्यों? क्योंकि आप जब फाइनल ईयर करके भी जाते हैं तो अगर वो ले रहे हैं न्यू स्टूडेंट को, उन्हें पता है फ्रेश बंदा है, वो काम आपको खुद सिखाएंगे, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं। वो सॉफ्टवेयर में भी आप जाते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में भी वो आपको काम खुद सिखाते हैं, वहां पे आपके सीनियर्स होते हैं और आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है। उन्हें पता है स्टूडेंट है तो इतना तो इसको बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं होगा किसी भी चीज में। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर करना है तो आप कहीं ना कहीं से कोई भी कोर्स एक करें ताकि आपकी एक प्रोफाइल अच्छी बन जाए। लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। एक्सपर्टीज आपके पास जो है वक्त के साथ आ जाती है। आपको कहीं भी अगर जॉब मिलती है आप हाँ कर दें बस। ये है कि काम वो खुद सिखाएंगे। आप किसी भी इदारे में जाएंगी काम करना वो आपको खुद सिखाएंगे, चाहे वो आप सॉफ्टवेयर में जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, कहीं भी जाएं, काम वो आपको खुद सिखाएंगे। उन्हें पता है फ्रेश बंदा है, आपको खुद ही वो एक साल में जो है इतना एक्सपर्ट कर देंगे कि वो आपको खुद ही सारा जो है वो काम आ जाएगा, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर पे हो या फिर हार्डवेयर पे काम हो। ठीक है, चले, मेरे ख्याल से 7 बज गए। आई होप कि सेशन बहुत मैंने जनरल लिया है फिलहाल, क्योंकि मेन बेसिक आइडिया ये था कि आप लोगों को पता हो कि ये आपके पास कमीशन आ रहे हैं, तो आप अपने आप को तैयार करके रखें कि ये नहीं कि निकलने के बाद आप 2-3 साल सोचने में लगा दें, फिर 2-3 साल जो है वो उस जॉब को ढूंढने में लगा दें, तो आपकी एज जो है वो चली जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। चलें, सही है, थैंक यू। Thank you so much, Aksa. थैंक्स टू ऑल और बेस्ट ऑफ लक Thank you. एंड अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. And kindly all of you fill the feedback form. Thank you.